तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट एंड टेम्परेचर का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, स्पेसिफिक हीट तक के क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट को हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक हीट के बेसिस पर जो है एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, if 487.5 joule of heat is supplied to raise the temperature of 25 gram copper from 25 degree Celsius to 75 degree Celsius, then what is the specific heat of copper expressed in joule per gram यहाँ पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको किस में लेके आना है आंसर अपना, जूल में, पर ग्राम, पर डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो हमारे पास क्या है, कॉपर का 25 ग्राम का सब्सटेंस है, 25 ग्राम कॉपर का सब्सटेंस है। उसको हमने ये मान लो, ये जो मैंने सर्कल जो किया है, ये मान लो 25 ग्राम कॉपर है और इसको मैंने कितना हीट सप्लाई किया है, 487.5 जूल मैंने हीट सप्लाई किया, जिसके कारण से इसका जो टेम्परेचर है 25 से कितना हो गया, 75 हो गया। पहले इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 75 डिग्री सेल्सियस। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमको बोल रहा है कि वो जो कॉपर सब्सटेंस है, उस कॉपर सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट बताओ। मतलब स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेज करने के लिए कितनी हीट की जो है जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पर हमको दिया है, तो यहाँ पर हमने 50 डिग्री सेल्सियस के लिए इतना हीट यूज किया। तो अब हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी। तो देखो हमको एक रिलेशन पता है कि हीट सप्लाइड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी होता है। और यहाँ पर देखो हीट की वैल्यू कितनी दी है, 487.5 जूल। तो Q के प्लेस में रख दो 487.5 जूल। मास के जगह पर अभी रखोगे क्या, 25 ग्राम। अच्छा ग्राम में ही क्यों रखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आंसर इसने किसने पूछा है, ग्राम में पूछा है। अगर ये केजी में पूछता तो इसको क्या करते, फिर 1000 से आप डिवाइड करते, लेकिन अभी आपको जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पूछा है, इसीलिए इसको ग्राम में ही रहने देना। और उसके बाद एस तो हमको चाहिए। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकलेगा, तो आंसर है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 50 आएगा। अब यहाँ पर अगर आपको एस की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाकर 487 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब आप इस पूरे चीजों को सॉल्व करोगे, पूरे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को, तो आपको ये कितना मिलेगा, 0.39 जूल। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमको इतना जूल हीट की जरूरत पड़ेगी। चलो अब आगे देखते हैं, ये न्यूमेरिकल छोटा सा था। हीट कैपेसिटी, देखो एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा होता है हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 केजी सेल्सियस के टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितनी जरूरत पड़ती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। लेकिन हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखो the quantity of heat required to raise the temperature of entire mass of the substance by 1 degree Celsius is called heat capacity। मतलब दोनों में डिफरेंस समझो, वहां पर 1 केजी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था, तो जितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ रहा था उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्पेसिफिक हीट बोलते थे। लेकिन यहाँ पर हीट कैपेसिटी क्या होता है, पूरे के पूरे सब्सटेंस जितना भी मास हो, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 50 केजी, जितना भी मास हो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हमको जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट आपको जरूरत पड़ेगा उस हीट को बोलेंगे हीट कैपेसिटी। चलो उसके बाद देखो, इफ द मास ऑफ द सब्सटेंस इज m, इट्स स्पेसिफिक हीट इज s। अगर मान लो हमारे पास एक मास है, सब्सटेंस कितना केजी है, मान लो m केजी का है, और 1 केजी टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ती है, s। तो m मास के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, तो m इंटू एस। ये बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे एक पेन की प्राइस जो है 5 रुपीज है, तो 3 पेन की प्राइस कितनी होगी, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो मतलब 15। तो वही चीज है, देखो 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं एस। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितने केजी हैं, m केजी। तो m इंटू एस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू एस जो होगा वो हमारा क्या निकल कर आएगा, हीट कैपेसिटी जो है निकल कर आएगा। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है देखो जूल पर डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है,
कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगला देखो, इक्विवेलेंस टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर। इक्विवेलेंस टेम्परेचर मतलब दो इक्वल टेम्परेचर जब मिक्सचर में हम लोग करते हैं तो क्या चीजें वहां पर चेंजेस होती हैं। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू हैव टेकन वाटर फॉर बाथिंग इन 2 बकेट्स। मान लो आपने नहाने के लिए क्या किया, 2 बकेट्स में जो है पानी जो है लिए। वन ऑफ द बकेट कंटेन हॉट वाटर एंड द अदर कंटेन्स कोल्ड वाटर। ये जनरली आप ठंडी के दिनों में करते होगे, जब आपको जल्दी जल्दी नहाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो आप क्या करते हो, एक बकेट में गर्म पानी रखते हो और एक बकेट में ठंडा पानी रखते हो, फिर दोनों को क्या करते हो, मिक्स करते हो। तो सिमिलर यहाँ पर हमारे पास 2 बकेट हैं, एक है बकेट नंबर 1 और दूसरा है हमारे पास बकेट नंबर 2। वन ऑफ द बकेट कंटेन हॉट वाटर, इसमें से ये जो एक बकेट है ये हॉट वाटर है और दूसरा जो बकेट है ये हमारे क्या है, कोल्ड वाटर है। The temperature of water in the bucket water in the one bucket is 80 डिग्री सेल्सियस। और उसमें से एक बकेट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस है। और उसके बाद दूसरे वाले का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये कोल्ड है और ये हॉट है। नाउ इन अ थर्ड बकेट एड 1 लीटर हॉट वाटर एंड 1 लीटर कोल्ड वाटर। अब हमने एक तीसरा बकेट लिया और उस तीसरे बकेट में हमने क्या किया, 1 लीटर जो है हमने हॉट वाटर डाला और 1 लीटर जो है हमने यहाँ पर क्या किया, कोल्ड वाटर को जो है हमने यहाँ पर मिक्स किया। तो क्या होता है देखो, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ द वाटर। तो वो जो मिक्सचर आएगा 1 लीटर हॉट का और 1 लीटर कोल्ड का, ये कितना होगा। तो देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, हॉट का 80 है और कोल्ड का 20 है, दोनों को ऐड कर देते हैं, इससे निकल कर आ जाएगा। तो देखो ये भले ही आपका आंसर सही आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इसको पर्टिकुलर एक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऐसा मैथमेटिक्स जैसा एवरेज निकाल कर सॉल्व नहीं करोगे, ये साइंस है। तो आप 80 + 20 डिवाइडेड बाई 2 नहीं करोगे, भले उससे आपका आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रॉपर साइंस वाले मेथड से जो है इसको करोगे। तो देखो एक चीज याद रखना यहाँ पर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन द बोथ द केसेस इज सेम। पानी चाहे ठंडा हो चाहे पानी गर्म हो, उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो मान लो S1 जो है पहले बकेट की हीट कैपेसिटी है, दूसरे वाले बकेट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, S2 है, और ये दोनों आपस में इक्वल है किसके, एस के। अब उसके बाद देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज T। अब जो हमने ठंडा पानी और गर्म पानी को मिक्स किया है, वो जो टेम्परेचर है वो कितना है, मान लेते हैं T है। अब देखो, द हीट गिवन आउट बाई द हॉट ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, जब हॉट वाटर और ठंडे वाटर को मिक्स करोगे तो हॉट वाटर जो है क्या करेगा, अपना हीट जो है कोल्ड वाले को सप्लाई करना चालू करेगा। तो वो कितना हीट सप्लाई करेगा, तो याद रखो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ms डेल्टा टी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि उसका जो वेट था हॉट वाले का वो m1 था, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 थी। उसके बाद इसमें टेम्परेचर, जब यह अपना हीट दूसरे को देगा तो इसका टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो उसका हॉट वाटर का जो टेम्परेचर था वो T1 था, और उसने हीट देते 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 उसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच गया, T तक। मतलब इतना उसके टेम्परेचर में जो है चेंजेस हुआ है। उसके बाद जो ठंडा वाला पानी है वो क्या करेगा, जितना हीट जो है गर्म वाले पानी ने दिया उतने हीट को ये एब्सॉर्ब करेगा। तो देखो हीट एब्सॉर्ब बाय द कोल्डर ऑब्जेक्ट, तो कोल्डर ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा, तो हीट का फॉर्मूला तो यही होता है ms डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, m2s2। और अब देखो हॉट वाले का टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था क्योंकि हीट दे रहा था, लेकिन कोल्ड वाला हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, इसीलिए इसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा T, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, मान लो T2। ये T क्या है, जो इक्विवेलेंस टेम्परेचर है दोनों को मिक्स करने के बाद, इसीलिए फाइनल टेम्परेचर यहाँ T रखे और इसका इनिशियल टेम्परेचर T2 था। और यहाँ पर T1 माइनस T क्यों किए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था T1 वो ज्यादा गर्म था और फाइनली जो टेम्परेचर हुआ है वो कम गर्म है, तो इसीलिए हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। और यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर ये है, पहले ठंडा था अब गर्म हो गया है। मान लो कि जो हॉट वाटर था उसका 80 डिग्री था, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 80 में से जो फाइनल टेम्परेचर आया है उसको माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है फाइनल टेम्परेचर जो है उसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको समझ में आया, क्योंकि हॉट वाटर जो है पहले ज्यादा था वो कम हो रहा है, इसीलिए ज्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं। और कोल्ड वाले में पहले कम था वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए ज्यादा माइनस यहाँ भी कम किए।
इतना छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या मैं बताना चाहता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा था तो वो कम हुआ है, इसीलिए T1, ये T1 था ना, T1 में से T को माइनस किए। कोल्ड जो था इसका टेम्परेचर बढ़ा है, इसीलिए हमने यहाँ पर T1 माइनस या T2 माइनस T नहीं किया, हमने उल्टा किया। क्या किया? T माइनस T2, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है, इसका बढ़ रहा है, इसीलिए हाई माइनस लो किए। अब उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जितना हीट हॉट वाले ने दिया है उतना ही हीट कोल्ड वाले ने एब्जॉर्ब किया है। मतलब हीट गिवन बाय हॉट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड। अब देखो दोनों साइड में हमने स्टार्टिंग में डिसीजन लिया था कि जो S1 और ये जो S2 है वो किसके बराबर है? S के। तो यहाँ पर ये S1 और ये S2 क्या हो गया, यहाँ पर आते आते कैंसल हो गया। अब हमारे पास देखो हमको क्या करना था, यहाँ से हमको इस T की वैल्यू चाहिए। तो T की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो देखो अब यहाँ पर इक्विवेलेंस टेम्परेचर जब आप निकालने जाओगे तो ये आपको कैसे मिलेगा? देखो अब इसको इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा? देखो आप यहाँ पर क्या करो, M1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा M1T1 माइनस ये हो जाएगा M1T। उसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, M2T माइनस ये हो जाएगा M2T2। अब एक काम करते हैं, ये जो TT वाले हैं इन दोनों को एक साइड रखते हैं और ये M2T2 को मैं इधर भेज देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? देखो M1T1 ऑलरेडी इस साइड था, इधर कितना हो जाएगा M2T2, और इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास कितना था M2T, और ये माइनस वाला जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस M1T। अब देखो इन दोनों से क्या चीज कॉमन ले सकते हो? T, तो अंदर में क्या बचेगा M1 प्लस M2, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा M1T1 प्लस M2T2। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है इधर आकर इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा M1T1 प्लस M2T2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू T। तो ये हमारा इक्विवेलेंस टेम्परेचर का फॉर्मूला आएगा। अब देखो आपको हर चीज पता है, तो सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आपको मास दिया है तो 1 लीटर दिया है तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1 kg के बराबर है करके। तो M1 के जगह हमने रखा 1 kg, T1 के जगह हमने रखा 80 डिग्री सेल्सियस, M2 के जगह भी हमने रखा 1 लीटर मतलब 1 kg, T2 के जगह हमने रखा 20, और उसके बाद नीचे में फॉर्मूला क्या है M1 प्लस M2, तो 1 प्लस 1। तो यहाँ पर देखो इसको जब सॉल्व करेगा तो कितना डिग्री सेल्सियस आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस जो है आएगा। तो जो मिक्सचर होगा ना उस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, आंसर है 50 डिग्री सेल्सियस जो है उस मिक्सचर का टेम्परेचर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको 80 प्लस 20 करके डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है ना, आपको इस प्रॉपर इस तरीके से मेथड से सॉल्व करना है। भले ही उससे भी आंसर 50 आता, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर इस मेथड को यूज करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग देखो नेक्स्ट टॉपिक पर, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, और एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? फैलना। तो हीट के कारण लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में क्या होता है? चेंज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। तो देखो इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन वी पॉर बॉइलिंग वाटर इन ग्लासवेयर। अगर आपके पास चश्मा है, उस चश्मे में इस तरीके का फ्रेम लगा हुआ है, ये ग्लासेस है और इस पे फ्रेम लगा हुआ है, मान लो ऐसा, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, अगर आप इसमें जो है गर्म पानी डाल रहे हो, तो गर्म पानी जब डालोगे ग्लासवेयर में तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ग्लास है ना, जो आप लोग ये ग्लास जो बना हुआ है, ये ग्लास हो सकता है गर्म पानी डालने से क्या हो जाए, टूट जाए। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखो ये चारों तरफ से क्या है, फ्रेम में ऐसा बंधा हुआ है। लेकिन जब आप गर्म पानी डालोगे तो गर्म पानी अपना हीट क्या करेगा, इस ग्लास को देगा, और ग्लास का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो फैलने की कोशिश करेगा। याद रखना, जब भी किसी भी चीज को आप हीट देते हो तो हीट देने से वो हमेशा क्या कोशिश करता है, एक्सपांड होने की। तो उसमें एक्सपांशन की प्रॉपर्टी जो है आ जाती है। तो ये ग्लास में जब आप गर्म पानी डालोगे तो ये ग्लास भी क्या होगा, फैलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तो चारों तरफ से बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी फैल रहा है, तो इसके कारण से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स है जिसको अभी हम लोग समझने वाले हैं। वाई आर टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स टाइट लूजली। जो आपके टेलीफोन वायर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, वो एकदम टाइटली जो है नहीं रहते, वो कैसे रहते हैं, थोड़े से लूज रहते हैं। ऐसा क्यों लूज रहता है? देखो, वाई इज अ स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन ईच कॉन्क्रीट ब्लॉक व्हेन प्लेसिंग देम व्हाइल द मेकिंग अ रोड। जब रोड बनाया जाता है तभी क्या किया जाता है, जो स्मॉल गैप्स जो होता है
जैसे आप लोग कंक्रीट देखोगे कि गांव वगैरह में कंक्रीट के रोड बने होते हैं, ठीक है, कंक्रीट के रोड बने होते हैं। उस जैसे ये कंक्रीट का एक रोड बना, फिर अगला जो कंक्रीट का जो पोर्शन होगा उसमें थोड़ा सा ऐसा क्या कर दिया जाता है, बीच में जो है गैप रखा जाता है। ये चीज आप लोग देखना अपने गांव में, स्पेशली जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर देखोगे आप लोग कि इस तरीके से कंक्रीट कंक्रीट के बीच में छोटा सा क्या रखा जाता है, गैप जो है रखा जाता है। ये सब क्यों रखा जाता है अभी हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। जनरली ऑन प्रोवाइडिंग हीट टू अ सब्सटेंस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, ये याद रखना, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछेगा कि जनरली ऑन प्रोवाइडिंग हीट टू अ सब्सटेंस इट्स वॉल्यूम, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी नन मतलब नो चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस करके। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है। तो याद रखना जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट सप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। ऑन ऑब्टेनिंग हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस द वॉल्यूम डिक्रीजेस, अगर हीट दोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हीट ले लोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो इस तरीके के हमारे पास जो होते हैं 3 तरीके के एक्सपांशन जो है होते हैं। जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके के उसमें एक्सपांशन पॉसिबल है। और उसमें पहला एक्सपांशन क्या है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन मतलब सबसे पहला क्या, देखो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट दोगे तो हो सकता है कि वो जो हीट जो हमने दिया है वो हीट क्या हो जाए, उस ऑब्जेक्ट के लेंथ को इंक्रीज करने में यूज हो जाए। जैसे कि देखते हैं, the expansion in the unit length of an object which occurs in rising the temperature by 1 degree Celsius is called the coefficient of linear expansion। इस पर मैं आता हूं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन पर। उससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लीनियर एक्सपांशन होता क्या है। देखो ये मान लो आपके पास एक रॉड था जिसका लेंथ था 2 सेंटीमीटर, आपने इसको हीट सप्लाई किया और आपने देखा कि कुछ देर बाद इसका जो लेंथ है ये इंक्रीज होकर कितना हो गया, 2.1 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर जो हमने हीट दिया वो हीट कहाँ गया, तो वो हीट है इसके लेंथ को बढ़ाने में यूज हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं। लीनियर मतलब किसी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर क्या होना, एक्सपांड होना। तो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सपांड हुआ है। अगर इसी रॉड को आप ऐसा वर्टिकली टांगते और फिर हीट सप्लाई करते तो हो सकता है कि इसका लेंथ जो है इधर बढ़ जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग बढ़ जाता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या होता, इंक्रीज होता। तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर एक्सपांशन। सिंपली समझना, लीनियर एक्सपांशन का मतलब होता है लेंथ में क्या होना, चेंज होना, चेंज इन लेंथ होता है। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, तो किसी ऑब्जेक्ट का, मान लो एक हमारे पास एक यूनिट लेंथ का ऑब्जेक्ट है। यूनिट लेंथ का मतलब होता है, यूनिट मतलब होता है 1, तो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। तो एक यूनिट लेंथ के वायर को अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस दिया, टेम्परेचर उसका बढ़ाया, तो उसके कारण से उसके लेंथ में जितना भी इंक्रीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास पहले जो है 1 मीटर का क्या था, वायर था, उसके टेम्परेचर को हमने 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया, बढ़ा दिया हीट देके। तो मान लो इसका लेंथ जो है इंक्रीज होकर हो गया 0.001। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका कोएफिशिएंट कितना है, 0.001 है, क्योंकि उसके लेंथ में कितना चेंज हो गया, पहले 1 मीटर था अब 0.001 हो गया। तो एक यूनिट लेंथ के वायर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने से उसके लेंथ में जितना भी चेंजेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आंसर है इसको हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं, और इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा जो है हम लोग इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि सिंबल का नाम क्या है, अल्फा। और ये अल्फा हमको क्या बताता है, एक यूनिट लेंथ का जो वायर है, चाहे कंडक्टर है चाहे ऑब्जेक्ट है, उसके 1 डिग्री सेल्सियस उसको देने से उसके लेंथ में जितना भी इंक्रीमेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अल्फा का, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, उसका इनिशियल लेंथ कितना था, इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपने उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज किया है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन निकालने का। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वायर था, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ये इसका ओरिजिनल लेंथ एल था। हमने इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया और इसके बाद हमने देखा कि इसका जो लेंथ है ये यहां से लेके यहां तक डेल्टा एल के बराबर इंक्रीज हो गया। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ है, डेल्टा एल, इनिशियल लेंथ कितना था, एल,
और चेंज इन टेम्परेचर आपने कितना किया है, मान लो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस आपने चेंज किया है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आएगी। फिर उसके बाद अगर आप निकालना चाहते हो कि लेंथ में कितना बदलाव हुआ, तो आप यहाँ पर इन दोनों की तरह मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको चेंज इन लेंथ भी इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा। अगर आपको किसी मटेरियल का थर्मल कोएफिशिएंट पता है तो आप इस फॉर्मूले में रखो थर्मल कोएफिशिएंट इनटू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मटेरियल हमने ऐसा लिया जिसका जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो 0.001 है, और वो जो मटेरियल हमने लिया उसका जो लेंथ था वो कितना था, मान लो 1.2 मीटर, और उसके टेम्परेचर को हमने कितना डिग्री बढ़ा दिया, आंसर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर एक मटेरियल जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ये है, उसका ओरिजिनल लेंथ ये है, उसको हमने इतना टेम्परेचर दिया, तो उसके कारण इतना टेम्परेचर के कारण उसके लेंथ में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसको हम लोग इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पर इसी को थ्योरेटिकली इसने दिया है कि इंक्रीज इन लेंथ जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर के बराबर होता है। देखो द यूनिट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज पर डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना। जो अल्फा होता है ना, अल्फा का यूनिट क्या होता है, देखो यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखो आयरन मटेरियल के लिए कितना होता है, 0.00012 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप आयरन को मतलब लोहे को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाकर दोगे तो उसके लेंथ में कितना बढ़ोतरी होगा, 0.00012 मीटर, मतलब बहुत कम बदलाव जो है उसमें होगा। 1 मिलीमीटर के अक्रॉस जो है 1 मिलीमीटर से भी कम जो है उसमें चेंजेस जो है होंगे। उसी तरीके से आपके पास जो है देखो कुछ और भी मटेरियल्स के एग्जांपल है, जैसे कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, सबका जो है इसके आसपास जो है इंक्रीमेंट होता है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप देते हो आयरन के रॉड को जिसका लेंथ 1 मीटर था, तो उसका लेंथ बढ़कर कितना हो जाएगा, 0.00012 मीटर, इतना मीटर जो है उसका लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सरफेशियल एक्सपेंशन। इसको सरफेशियल के जगह आप ये भी बोल सकते हो एरियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एरियल एक्सपेंशन। अब देखो अगर हमने किसी मटेरियल को लेंथ दिया और अगर उसके मतलब किसी किसी ऑब्जेक्ट को हमने हीट दिया, तो वो जो हीट है वो 3 तरीके से यूज हो सकता है, मैंने बताया था। या तो वो जो हीट है वो लेंथ को बढ़ाने में यूज हो जाएगा, या दूसरा है उसके एरिया को बढ़ाने में यूज हो जाएगा, या तीसरा है उसके वॉल्यूम को बढ़ाने में यूज हो जाएगा। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट दो तो वो हीट इन तीनों में से कोई ना कोई एक एक्टिविटी करके आपको वापस रिटर्न करेगा, चाहे लेंथ को बढ़ा देगा, चाहे एरिया को बढ़ा देगा, चाहे वॉल्यूम को जो है वो बढ़ा देगा। तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने हीट दिया तो उसके एरिया में भी चेंज होता है, और वो कैसे होता है देखो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेशियल एक्सपेंशन। मतलब क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट को हमने हीट दिया और उसके कारण से उसके एरिया में इंक्रीमेंट हो गया, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो मान लो हमारे पास एक यूनिट एरिया का ऑब्जेक्ट था, क्या था हमारे पास, एक यूनिट एरिया का ऑब्जेक्ट था, उसको हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, जिसके कारण से उसके एरिया में जितना भी इंक्रीमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो बीटा क्या है समझ में आया, बीटा एक ऐसी क्वांटिटी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसका एरिया, अगर आप जैसे मान लो आयरन है या कॉपर है, आपने उसका एक यूनिट एरिया लिया। अब देखो वापिस से एक यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो भी यूनिट आप लेना चाहो। तो मान लो हमारे पास अभी है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उसके टेम्परेचर को हमने जो पहले स्टार्टिंग में था उससे 1 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया, तो उसके एरिया में जितना भी चेंजेस होगा उसको जो क्वांटिटी बताएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेम था जैसे अल्फा का फॉर्मूला था, वहां इंक्रीज इन लेंथ था या इंक्रीज इन एरिया आ गया, वहां पर इनिशियल लेंथ था या इनिशियल एरिया आ गया, और इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमारा एरिया मान लो जैसे ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है, यह मान लो किसी ऑब्जेक्ट का एरिया था और इसमें इतना बड़ा होल था।
हमने उसका टेम्परेचर दिया 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसका एरिया जो है बढ़कर ये डॉटेड लाइन के बराबर हो गया। देखो मतलब सब तरफ थोड़ा 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 क्या हो गया, बढ़ गया। और ये जो होल था ये भी ऐसा छोटा छोटा बढ़ गया। तो इसका एरिया में इंक्रीज कितना हुआ है, मान लो उसके एरिया में इंक्रीज हुआ है डेल्टा ए, और नीचे में फॉर्मूला ओरिजिनल एरिया ए और डेल्टा टी इज इक्वल टू बीटा। तो मान लो अगर आपको आयरन मटेरियल का या किसी भी मटेरियल का मान लो बीटा आपको पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस से इसके एरिया में इतना इंक्रीमेंट होता है, तो आप पता कर सकते हो कि कितना डिग्री सेल्सियस देने से उसमें कितना एरिया का इंक्रीमेंट होगा। और वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। मान लो डेल्टा टी की जगह है 10 डिग्री सेल्सियस, आपने किसी ऑब्जेक्ट को जो है 10 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर दिया, उसका ओरिजिनल एरिया आपको पता है कि उसका ओरिजिनल एरिया 5 मीटर स्क्वायर था, 10 मीटर स्क्वायर था। और मान लो बीटा की भी वैल्यू पता है कि आपने जो मटेरियल यूज की है, जैसे आयरन यूज की है, तो आयरन के लिए बीटा कितना होता है आपको पता होगा। तो आप ये बता सकते हो कि 10 डिग्री सेल्सियस देने से उसका एरिया कितना बड़ा फैल जाएगा, ये भी आप पता कर सकते हो। और इसका भी यूनिट जो होता है वो होता है पर डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग अल्फा और बीटा में रिलेशन की बात करें, तो जो बीटा होता है ना वो अल्फा का कितना होता है, 2 गुना होता है। मतलब लेंथ में जितना चेंज होता है उससे डबल किसमें चेंज होता है, एरिया में जो है चेंजेस होते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास जो एक्सपांशन हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देने से, वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई किया और हीट सप्लाई करने से उसके वॉल्यूम में जितना भी बढ़ोतरी होगा, उसका वॉल्यूम जितना भी बढ़ेगा, चाहे 1 मिलीमीटर क्यूब हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, कुछ भी हो, उसमें जितना भी इंक्रीमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम में चेंजेस। लेकिन हमको जो अभी पढ़ना है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन क्या है, मान लो आपके पास एक यूनिट क्यूब का क्या है, सब्सटेंस है। अब यूनिट क्यूब मतलब क्या होता है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो सकता है, 1 मीटर क्यूब का हो सकता है, 1 किलोमीटर क्यूब का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम जो है 1 यूनिट क्यूब है, उसको आपने 1 डिग्री सेल्सियस सप्लाई किया। मान लो आपके पास जो अभी ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर क्यूब इतना बड़ा है, उसको आपने 1 डिग्री सेल्सियस हीट दिया। तो 1 डिग्री सेल्सियस की हीट देने से वो जो 1 मीटर क्यूब का जो ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम में जितना भी इंक्रीमेंट हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन बोलते हैं। और इसको जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं गामा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, गामा। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन अब आपको याद हो गया होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वापिस से आपके पास ये फॉर्मूला आएगा, चेंज इन वॉल्यूम। फिर से वही फॉर्मूला, आपने किसी ऑब्जेक्ट को मान लो 5 डिग्री सेल्सियस उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम आपको पता था और उस मटेरियल के लिए गामा की वैल्यू आपको पता थी, तो आप ये बता सकते हो कि 5 डिग्री सेल्सियस देने से उसका वॉल्यूम जो है कितना बढ़ेगा। इसका भी यूनिट क्या होता है, सेम होता है, पर डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम लोग अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन की बात करें, तो अल्फा बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है ये होता है कि अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 बीटा होता है, और अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ गामा होता है। और इन तीनों में एक साथ रिलेशन की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 3 गामा। तो आपको जिस भी रिलेशन को इसमें से यूज करना है आप उस रिलेशन को यूज कर सकते हो। कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो याद रखना 1:2:3 जो है इनमें रेशियो होता है। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हमने 3 तरीके के एक्सपांशन देखे। एक तो हमने देखा लीनियर एक्सपांशन मतलब लेंथ में इंक्रीमेंट, दूसरा हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, तीसरा हमने देखा एरियल एक्सपांशन। अब उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं हीट एक्सपांशन इन लिक्विड। लिक्विड में किस तरीके से एक्सपांशन होता है हीट का, हीट के कारण से। तो अभी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो कहां पर एक्सपांशन पढ़ी है, सॉलिड में पढ़ी है। अब हम लोग देखते हैं लिक्विड में कैसा होता है। देखो यू नो दैट लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप। आपको पता है कि जो लिक्विड होता है उसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, आप उसको जिसमें भी डालोगे वो उसी का क्या करता है, शेप जो है ले लेता है। When we heat any liquid in the utensil, first expansion of utensil takes place, followed by the expansion of liquid.
तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट में वाटर को रख कर या लिक्विड को रख कर उसको हीट करते हो, तो वहां पर दो तरीके का एक्सपांशन जो है होता है। एक एक्सपांशन होता है उस यूटेंसिल में और दूसरा एक्सपांशन होता है उस लिक्विड में। तो इस तरीके के जो दो एक्सपांशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट एक्सपांशन, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सपांशन जो है बोलते हैं। तो अपरेंट एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, जो हमको फील होता है कि अरे हाँ इसका वॉल्यूम इतना बढ़ा। और रियल एक्सपांशन क्या होता है, जो रियल में हुआ रहता है। तो अपरेंट का मतलब क्या है, समझ में आया? अपरेंट मतलब वो रियलिटी नहीं होती है, वो ट्रू नहीं होता है, वो जस्ट हमको अपीयर होता है। जबकि रियल एक्सपांशन क्या होता है, रियल एक्सपांशन में वो चीज जो है एक्चुअल में हुई रहती है। जैसे कि यहाँ पर इसने एक एग्जांपल देकर समझाया है, देखो। टेक अ ग्लास फ्लास्क, आपको क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है। पुट अ थिन एंड ट्रांसपेरेंट हॉलो रॉड इन इट। आप उसके एक एक इस तरीके से क्या करो, आप जो है एक फ्लास्क लो और इस फ्लास्क के अंदर में एक जो है क्या करो, ट्रांसपेरेंट जो है आप इसमें रॉड को ऐसा डाल दो। फिल द फ्लास्क टू द ब्रिम विथ द वाटर एंड द seal its open mouth with a cork। आप क्या करो, इसके पूरा ब्रिम तक, इसका ब्रिम मतलब जहां तक के लेवल है पूरे लेवल तक पानी भर दो और इसके ऊपर वाले लेवल को क्या कर दो, आप सील कर दो। इस तरीके से आप उसको फिक्स कर दो। फिर बोल रहा है कि ऑन हीटिंग द हीट एनर्जी फर्स्ट रीचेस द फ्लास्क। अब इसको आप जब नीचे से गर्म करोगे तो सबसे पहले गर्म कौन होगा, आंसर है ये जो फ्लास्क है यही गर्म होगा। द लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेस। तो इसमें क्या होगा, जब फ्लास्क को गर्म करोगे तो फ्लास्क क्या होगा, उसके वॉल्यूम में एक्सपांशन होगा। अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देने से उसका वॉल्यूम एक्सपांड होता है। तो जब हमने पानी से भरा हुआ जो फ्लास्क था उसको जब आप लोग हीट सप्लाई करोगे तो सबसे पहले जो वो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होने लगेगा, एक्सपांड होने लगेगा। ये जो फ्लास्क है पहले इतना छोटा था, अब ये फ्लास्क का वॉल्यूम ऐसा थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा। तो जब फ्लास्क बड़ा होगा तो पहले पानी का लेवल मान लो यहाँ तक था, अब फ्लास्क बढ़ गया, तो फ्लास्क बढ़ गया इसका मतलब क्या होगा, पानी जो है नीचे आ जाएगा क्योंकि नीचे का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखो, सपोज द लेवल ऑफ लिक्विड इन द रॉड इज इन इनिशियली एट ए। सबसे पहले जो पानी का जो लेवल था वो ए लेवल पर था, लेकिन क्या हुआ कि जब हमने फ्लास्क को गर्म करना स्टार्ट किया तो फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ गया और पानी का लेवल क्या हो गया, नीचे आ गया। तो पानी का लेवल क्या हो गया, ए से जो है बी तक आ गया। देन इट इंक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी। फिर थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, जब इसको हमने और हीट सप्लाई करना चालू किया तो ये क्या हो गया, बी से वापस से कहां पहुंच गया, सी पर जो है पहुंच गया। ऑन हीटिंग द हीट एनर्जी फर्स्ट रीचेस द फ्लास्क एंड दस इट एक्सपांड। फ्लास्क जो है क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, जिससे पानी का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आफ्टर दिस द हीट इज एब्सॉर्ब बाय लिक्विड। पहले फ्लास्क ने हीट लिया, फैल गया, पानी नीचे आ गया। अब हीट को कौन लेगा, पानी लेगा। जब पानी हीट को लेगा तो उसके कारण से क्या होगा, वो गर्म होगा और वो फैलना चालू करेगा। तो वो कहां तक पहुंच गया, बी से जो है सी तक जो है पहुंच गया। Note down the level at A, B, C. We can see that the apparent expansion of liquid is from A to C. अब हमको जो अपीयर हो रहा है, अपीयर क्या हो रहा है, ओरिजिनल लेवल पर कहां पर था, ए तक, और हमको क्या फील हो रहा है कि फाइनली वो कहां तक पहुंच चुका है, सी तक। तो हमको ऐसा लगेगा कि उसने अपना एक्सपांशन कहां से कहां तक किया है, ए से लेके सी तक, ये हमको ऐसा फील होगा। लेकिन एक्चुअल में एक्सपांशन कहां हुआ है, पहले ए पर था, फिर ए से लेवल नीचे हुआ, बी हुआ, बी से लेके सी तक हुआ है। मतलब इतना बड़ा हाइट जो है ये रियल एक्सपांशन है, मतलब जो एक्चुअल में हुआ है। और हमको जो फील हो रहा है वो ए से लेके सी तक का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मान लेते हैं ये हमारा 0 लेवल है और ये हमारा 2 लेवल है और ये हमारा 3 लेवल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल एक्सपांशन जो है कितना हुआ है, तो आप क्या करोगे, ये 2 फिर यहाँ पर आगे 3, तो रियल एक्सपांशन हुआ है 5 के बराबर। और अपरेंट कितना लगेगा आपको, पहले ये 0 पर तो था, 0 से फाइनली यहाँ पहुंच गया, मतलब 3 यूनिट का एक्सपांशन हुआ है, ऐसा आपको फील होगा। जबकि रियल में 5 हुआ है, पहले डाउन हो गया था फिर बढ़ा है, मतलब रियलिटी में 5 और वर्चुअलिटी में आपके पास 3 होगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सपांशन और अपरेंट एक्सपांशन जो है हम लोग इसको बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखना। चलो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज आपको याद करने बोला है, नो दिस लाइक ऑल अदर लिक्विड वाटर आल्सो एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। जिस तरीके से बाकी लिक्विड जो होते हैं उनको हीट सप्लाई करने से वो उसका वॉल्यूम एक्सपांड होता है, सिमिलरली जो होता है वो वाटर के साथ भी होता है। बट इट इज इन इंटरेस्टिंग टू नो दैट वाटर डज नॉट एक्सपांड बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक स्पेशल बात वाटर की क्या होती है
कि 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप हीट उसको सप्लाई करोगे तो उसके वॉल्यूम में एक्सपांड नहीं होगा। 4 डिग्री से ज्यादा होने पर ही उसके वॉल्यूम में क्या होगा, एक्सपांशन जो है होगा। दिस इज द रीजन ड्यू टू विच एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल इन कोल्डर रीजन। इसी कारण से क्या होता है, जो ठंडे जगह होते हैं वहां पर एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, मतलब पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स की लाइफ क्या होती है, पॉसिबल होती है। Even if the temperature of the uppermost layer of the water is less than 0 degree Celsius, the temperature of the lower layer remains 4 degree Celsius। जो पानी का जो अपर लेयर है और जो पानी का जो लोअर लेवल है, अगर पानी का अपर लेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी क्यों ना हो जाए, लेकिन नीचे वाले लेवल जो होता है, नीचे वाला डिग्री मतलब वाटर का जो लोअर वाला जो लेवल होता है उसका टेम्परेचर अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही बना हुआ रहता है। क्यों ऐसा होता है समझ में आया, क्योंकि 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसमें एक्सपांशन नहीं होता। तो ऊपर वाला लेवल 0 डिग्री ही क्यों ना हो जाए, इसके नीचे रहने वाले जो फिश वगैरह हैं, जो एनिमल्स वगैरह हैं, वो अभी भी सरवाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ है, पानी के अंदर का टेम्परेचर अभी भी कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए वो सरवाइव कर जाते हैं। अब उसके बाद देखो एक्सपांशन इन गैसेस, मतलब जब हम लोग गैसेस को हीट सप्लाई करते हैं तो वहां पर एक्सपांशन कैसे होता है। तो पहले हमने पढ़ा सॉलिड में एक्सपांशन कैसे होता है, फिर हमने पढ़ा लिक्विड में एक्सपांशन कैसे होता है, फिर अब हम लोग देख रहे हैं कि गैसेस में एक्सपांशन कैसे होता है। तो गैसेस में जो एक्सपांशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हम लोग प्रेशर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वॉल्यूम को क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो उसको बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो, if the temperature of a gas is increased keeping pressure constant then the volume of gas increases। क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, लेकिन आपने उसका एक चीज जो है फिक्स कर दिया और वो क्या है, उसका प्रेशर, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, कि प्रेशर कांस्टेंट अगर है और अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो, इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस टाइप ऑफ एक्सपांशन इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर। इस तरीके का जो एक्सपांशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑन सप्लाइंग हीट टू अ बलून फिल्ड विद एयर, द एयर इनसाइड स्टार्ट्स टू, जैसे अब बलून में आप क्या करते हो, जब हवा डालना चालू करते हो तो हवा डालने के कारण उसका वॉल्यूम क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका प्रेशर फिक्स है और आप टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो, जिसके कारण से उसका वॉल्यूम क्या होते रहता है, इंक्रीज होने लगता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो, हेंस द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का यूनिट क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये इसका फॉर्मूला होता है और इसको हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, गामा, और नीचे में हम लोग लिखते हैं पी। गामा पी मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखकर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी के जैसा दूसरा कोएफिशिएंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम को जो है कांस्टेंट करेंगे। तो अगर आपके पास एक कंटेनर ऐसा है जिसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम में बदलाव नहीं हो रहा है, और अगर आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और इस तरीके के एक्सपांशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन एट द कांस्टेंट प्रेशर जो है हम लोग बोलते हैं। और ये कहाँ पर होता है, प्रेशर कुकर में, जो आप लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हो, तो प्रेशर कुकर जो होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, लेकिन जब आप उसको गर्म करते हो, नीचे से उसको टेम्परेचर देते हो, ठीक है, तो उसके कारण से क्या होता है, उसके अंदर का जो प्रेशर वो बढ़ जाता है, और इसी कारण से आपके दाल वगैरह जो चावल वगैरह होते हैं वो जल्दी क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन से जो है वो क्या होते हैं, जल्दी जो है पक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा वी से। वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर अपॉन में इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला जो है हो गया। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में जो है 2 वीडियोस और आएंगी, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट का आएगा और एक्सरसाइज का आएगा। तो तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।